ओपन पेज नंबर 19.69, सम नंबर 7. पढ़िए हमें. Following balances are taken from the books of management, the period trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. आपने यहाँ पे अमाउंट्स नहीं पढ़नी है, आपने आइटम्स पढ़ देनी है फटाफट. ठीक है. Capital opening stock, furniture, sales, purchases, returns and salaries, bad debts, sundry debtors, bills payable, advertisement expenses, dividends. Yes. इसमें से कोई आइटम जो आपको ना पता हो कहाँ पे आनी है. अब इतनी आइटम्स की बात करते हैं जो ट्रेडिंग में आनी है, ये जो प्रॉफिट लॉस में आनी है, ये जो बैलेंस शीट में आनी है. जो नहीं पता है वो बताइए. पेटेंट्स कहाँ आएंगे? एसेट्स बैलेंस शीट में है ना. और एडवर्टीजमेंट तो यस. करिए कंटिन्यू बेटा. Drawings, plant and machinery purchases, insurances, sales returns, trade expenses, wages, 6% investment, sundry creditors, cash, miscellaneous income. बिल्कुल ठीक है बेटा. चलो अरविंद, अब इसमें कोई आइटम आपने पूछी हो ना पता होगा हमें आनी है. सर इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट्स साइड है. यस बेटा. पेटेंट्स होते हैं अगर सपोज हम कोई राइट परचेज कर ले, हमने कोई चीज़ सपोज नहीं बनाई एंड वी डोंट वांट कि कोई और उसको यूज़ कर सके हमसे पूछे बिना, उसके लिए हम पेटेंट की फीस पे करनी पड़ती है. पेटेंट राइट्स परचेज करने पड़ते हैं. ठीक है. फॉर फ्यू ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स. तो जो हमारी एसेट बन जाती है, इट मीन्स कि अब कोई अगर उस चीज़ को यूज़ करेगा तो हमारी परमिशन के साथ करेगा, हमें कोई पैसे दे के चीज़ पे करेगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी एसेट बन जाएगी. ठीक. पेटेंट्स जो है वो इंटेंजिबल एसेट है. गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट. पेटेंट्स भी ऐसे होते हैं. कॉपी राइट्स, जब बुक लिख लेते हैं हम, बुक लिख के राइट्स हम मिल जाते हैं, अभी हमारी परमिशन के बिना कोई हमारी बुक को उसमें से मैटर कॉपी नहीं कर पाता. कॉपी राइट्स ये भी हमारी एसेट ही होती है. ठीक. एंड एडजस्टमेंट्स अब देखिए. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक ₹750,000. ये क्लियर है. सेकंड इज डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%. ये भी क्लियर है. सेम एडजस्टमेंट है. वेजेस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग. ये भी क्लियर है. जो पॉइंट नया है इस चैप्टर सामने ये वाला है. राइट ऑफ ₹50,000 एज फर्दर बैड डेट्स एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. आल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%. ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई है ना. इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है? कॉमन इसकी ट्रीटमेंट. तीनों की ट्रीटमेंट जो है वो सेम फाइनल अकाउंट्स में. एक बार ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ नहीं है? डेबिट साइड में. दूसरी बारी बैलेंस शीट में माइनस फ्रॉम डेटर्स. तीनों का निकालने का वे अलग अलग. तीनों का निकालने का वे अलग अलग. जो बैड डेट्स होते हैं वो आपको हमेशा अमाउंट में दिए होते हैं, और जो ये आपकी प्रोविजन है वो डाउटफुल डेट्स भी और डिस्काउंट भी, ये मोस्टली आपको परसेंटेज में दी होती है. मोस्टली परसेंटेज में. कोई केस आएगा जब प्रोविजन की आपको पहले ही अमाउंट निकाल के दी होगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा प्रोविजन की आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी. ठीक है. और वो यही डिफरेंस है बस, अमाउंट निकालना और अमाउंट दी होना. उसके बाद जब अमाउंट आपके हाथ में आ गई तो ट्रीटमेंट सेम रहेगी. डेबिट साइड ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम डेट्स. ठीक. एंड लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जुलाई 19 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार. ये कल हमने पॉइंट किया था बैंक लोन वाला है ना. बैंक लोन वाज टेकन ऑन दिस डेट एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार. दिस इज नो इंटरेस्ट हैज बीन received so far. Which adjustment is this? Accrued interest, accrued income means वो इसमें बन रही है. क्या करते होते हैं उसको? accrued income को ट्रीटमेंट क्या रखती है इसके फाइनल अकाउंट्स में? हाँ जी. to be added here. आंसर कंप्लीट. मैं सेक्शन ए में यही बात कर रहा था. आंसर जो है ना कंप्लीट आपका आना चाहिए. अगर मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं या इसी की चलो बात करते हैं है ना. इसकी ट्रीटमेंट पहले बता दो मेरे को ट्रीटमेंट क्या है, मैं उसके बाद क्लियर करता हूँ. यहाँ आपने हाथ खड़ा किया था ना, बोलो. यस. एडिंग देयर रिस्पेक्टिव इनकम है ना. देन सेकंड ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है आपके पास. एसेट साइड बिल्कुल ठीक है बच्चे. एडेड इन द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आएगी. अगर आपसे पूछा जाए इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सपोज मैं कहूँ जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ना, बताइए ट्रीटमेंट. आप बोलो जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. द आंसर इज राइट बट इट इज इनकम्प्लीट. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जरूर आएगा
बट P&L की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आंसर इनकम्प्लीट है। आपने कहा P&L, अब P&L में भी उसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। आपको बताना चाहिए P&L में डेबिट साइड, उसके बाद भी आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि ये ऐड भी होनी है, लेस भी हो सकती थी। कंप्लीट आंसर क्या बनता है? तो P&L अकाउंट डेबिट साइड एडेड इन सैलरीज, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तब अगर ये 1 मार्कर हो तो आपका 1 मार्क पूरा बनता है। आंसर मस्ट बी कंप्लीट। ऑफ कोर्स ये P&L में आना है और बैलेंस शीट में आना है, बट P&L में भी डेबिट साइड आ सकता था, क्रेडिट साइड आ सकता था, प्लस कर सकते थे, माइनस कर सकते थे, बैलेंस शीट में एसेट्स में आ सकता था, लायबिलिटीज में आ सकता था। आपने क्लियर नहीं किया, जितना आपने बताया वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आंसर पड़ा हुआ था बताने वाला, इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट आंसर। एम आई क्लियर? ठीक। सो ये पॉइंट जो है आपका, ये एक नया तो खैर नहीं है, रिलेटेड सा पॉइंट है, इंटरेस्ट का पहली बार आया है। ठीक, इसको हम सबको करते हैं। सबसे पहले आप जिसकी एडजस्टमेंट्स हैं वो टिक कर लीजिए, अंदर टिक कर लीजिए ट्रायल बैलेंस में, उसको बैलेंसेस में, सो दैट कि आप जब सम करो क्लियर हो जाए कि उसकी एडजस्टमेंट पड़ी, सम गलत ना हो। और आप एक बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक्सेप्ट वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, वो आपने पहले बहुत बारी किया होगा। आप शुरू करिए जब तक बाकी का सम करता हूँ। ठीक, और एक इसमें दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये कहाँ आएंगे? लगते ट्रेडिंग में, लगता है ये ट्रेड एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में डाल शक्ल मिलती है ना आपस में शक्ल मिलती है ना, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट, याद करना इजी नहीं है ना, लेकिन शक्ल ही मिलती है इन दोनों की आपस में, आने ही P&L में ही है। ट्रेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस फॉर कंडक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, सेलिंग वगैरह के लिए कह सकते हैं, वो है P&L में आएगी। ये नहीं कहना कि ट्रेड है ट्रेडिंग में डाल दीजिए। ठीक है, करिए स्टार्ट। हाँ जी बेटा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया होता, वो इंटरेस्ट अपना इनकम बन जाता, क्रेडिट साइड आ जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ठीक है, मन की राइट। आपको अगर ट्रायल बैलेंस में से कोई पॉइंट ना चला हो पता, जो कि एडजस्टमेंट नहीं है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो पूछ लीजिए। एडजस्टमेंट चाहे हमने पहले 10 बार की हुई है, चाहे एक बार भी नहीं की, मैं सारी करवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेन यहाँ चैप्टर में एडजस्टमेंट्स ही है। सब क्लियर है आपको ट्रायल बैलेंस का? अब चेक करिए एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ₹7,50,000 कहाँ आएगा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में? हैंड रेज करिए प्लीज, हैंड रेज करिए। क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या रहेगी एडजस्टमेंट? यस शरण, ट्रेडिंग अकाउंट, दैट्स ऑल, एंड बैलेंस शीट स्टिल इनकम्प्लीट। इससे पहले मैंने यही बात करी थी, जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बोल दिया ना 1/4 आंसर था वो, या आपने बैलेंस शीट बोल दिया, आपने 1/4 होल कर दिया, हाफ आंसर हो गया आपका। इसे कंप्लीट कौन करेगा? समझ आ रही है मेरी बात? कंप्लीट कैसे होगा? नहीं, मैंने बताया था अभी, इसे कंप्लीट कैसे करोगे मोहक? सुनना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, यस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आपने कहा ट्रेडिंग अकाउंट साइड कौन सी, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट। आपने कहा बैलेंस शीट साइड कौन सी, एसेट या लायबिलिटीज? तो एसेट्स। कंप्लीट तब बनना है। ठीक है, इसके 4 आंसर्स बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, तब आपका जाके आंसर कंप्लीट है। ये तो इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है मोहक? ठीक है बेटा, डन। ये तो सेम ही एडजस्टमेंट है, हमने तो इस चैप्टर को, इस एडजस्टमेंट को वहाँ भी किया जहाँ चैप्टर एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। ठीक। सेकंड इज डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है? डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट, इसकी ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 रिया है ना आपने 9.5 क्लियर नहीं हुआ? यस का भैया बिल्कुल ठीक है। P&L में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव एसेट, जिस पे हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस कर देंगे हमने। ठीक है, हमने देखा, उसने कहा कि मशीनरी जो है उसको 10% डेप्रिशिएट करो और फर्नीचर को 20%। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं। मशीनरी की वैल्यू क्या थी मान लीजिए, जो ट्रायल बैलेंस बनी हुई है आपको 2,50,000 एंड वी हैव टू डेप्रिशिएट इट बाय 10%। कितना है 10%? वो 24,000 सी डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट 240 - 24 2,60,000 हो गया।
24 दो बार ही आएगा, 240 नहीं दो बार आएगा, 240 अंदर दिया हुआ है, 24,000 जो है 10% करके वो बाहर दिया हुआ है। एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट डबल होनी है, 24 यहाँ पे, वहाँ जाके 24 माइनस, समझ आ रही है बात? ठीक। ऐसे ही फर्नीचर 20% था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर गिवन इन द क्वेश्चन? 15। इसका 20% निकाल दो, 3,000 वो आ गया, हमारा लॉस हो गया। लॉस हुआ है तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में माइनस फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट इन फर्नीचर। 15 3 का लॉस हो गया, माइनस किया 12 की आज की वैल्यू 12 है। डन। देन इज वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस आउटस्टैंडिंग कौन करेगा ये? एंट्रीज करिए अंजल। सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में वेजेस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। Yes, complete answer. To be added in the wages in trading account debit side. हमने लिखा था ना, to be added in the respective expense, है ना, in either trading account और profit loss account। हमने यही लिखा था आउटस्टैंडिंग का, बिकॉज डिपेंड करता है कि जिस एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो wages as you know it is direct expense, so it will be treated in the trading account. As you know it is outstanding, so it will be added. And as further you know it is an expense, so it will be added on the debit side of trading account। आंसर कंप्लीट हुआ है ना? Then second treatment इसकी liability side of balance sheet, rupees 50,000 थे, see trading account debit side wages 4 lakh added in that 4 lakh plus 50 ये ऐड हुआ 450 बन गया, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 50,000 के हो गए। डन। सिमिलरली सैलरीज, अब सैलरीज है ट्रीटमेंट सारी सेम, एक चेंज आएगा, वो क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस बन जाएगा, प्रॉफिट लॉस बन जाएगा। अब मेरे को आंसर कौन देगा? कंप्लीट आंसर इसका चेंज एक ही आया है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। कंप्लीट आंसर यस बेटा। सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ऐड होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये सैलरीज में ऐड हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एडेड इन द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस हो रहा है, ये ऐड, ये बन गया आपका। देन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। ठीक। देन इज एडजस्टमेंट नंबर 4। एक्चुअल में ये 3 एडजस्टमेंट एक में ही दी है, बट एक इस इन तीनों में ना एक जो कॉमन है वो क्या है? हाँ, डेटर्स पे निकालते हैं इनकी ट्रीटमेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी जो इनकी ट्रीटमेंट है ना वो कॉमन है। क्या होती है तीनों की ट्रीटमेंट? फर्दर बैड डेट्स की, प्रोविजन की, डाउटफुल डेट्स की, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑफ डेटर्स की। तीनों की ट्रीटमेंट सेम है, कैलकुलेट करने का वे अलग अलग है, एक सीक्वेंस है, वो अब चीज ट्रीटमेंट की बात हो रही है अभी। ट्रीटमेंट तीनों की सेम करना। They all are deducted from debtors, and the entries made are on debit side of trading account and on ट्रेडिंग का no sir, profit and loss account, and sir yes पता नहीं आपने अब क्या बताना, लेकिन आंसर आ चुका है आपका। इसके बाद जो बताओगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, गलत ना हो जाए। बोलो क्या बताना था आपने? sir पहले debtor जो से further वो बात की बात है, वो सीक्वेंस है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो सीक्वेंस है। इसलिए मैंने कहा ना आपका आंसर कंप्लीट हो चुका था। गुड आंसर। डेबिट साइड ऑफ P&L तीनों ट्रीटमेंट्स एंड माइनस फ्रॉम डेटर्स तीनों की ट्रीटमेंट सेम है। कैलकुलेशन सीक्वेंस जैसे क्या नाम बता रहा था वो हम बात करते हैं। इन तीनों में सबसे पहले क्या ट्रीट करते हैं? ट्रीटमेंट क्या है? प्लस इन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, है ना, एंड माइनस फ्रॉम डेटर्स। ये देखिए प्लस किया बैड डेट्स में, प्लस किया, या यहाँ लिखना एक ही बात है। प्लस क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये बैड डेट्स हमारे पास पहले भी दिए हुए हैं हमें, इसलिए हम उन बैड डेट्स को जो अंदर दिए हुए हैं और जो बाहर दिए हुए हैं उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए जो बाहर वाले बैड डेट्स हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? फर्दर बैड डेट्स। हम कहते हैं कि पहले बैड डेट्स हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और हो गए, फर्दर बैड डेट्स हो गए। और जब अंदर भी बैड डेट्स हमें दिए हुए हों और बाहर भी दिए हुए हों तो हम उसको दोनों को ऐड कर देंगे। हमने यही कहा ना डेबिट साइड ऑफ P&L, तो डेबिट साइड P&L में आ रहा है, ऐड हो गया 50, यहीं पे आ रहा है। एक बार यहाँ हो गया, ठीक। एक बार ये डेटर्स में से ये देखिए लेस हो गया, 4 लाख माइनस 50,000। डन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 5%। इसकी भी ट्रीटमेंट सेम ही है, लेकिन ये चीज़ जो है
कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो परसेंटेज आपको दी है कैलकुलेट करनी पड़ती है। बहुत कम होगा कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट दे दी हो। अगर अमाउंट दे दी फिर तो मुझे लगी है ना, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ना, फिर तो उसको सिंपल डाला, जैसे आपको बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई थी, डेबिट साइड पे इधर माइनस फ्रॉम डेटर्स, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा ऐसे, आपको परसेंटेज दी होगी। जो ये परसेंटेज है किस पे निकालनी है? डेटर्स के ऊपर, डेटर्स के ऊपर। और डेटर्स के ऊपर प्रोविजन की परसेंटेज निकालने से पहले डेटर्स में से एक चीज माइनस करते हैं, हैंड रेज करना, हैंड रेज करना। डेटर्स में से कुछ माइनस करके उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं, फर्दर बैलेंस माइनस कर देते हैं। हमारे पास डेटर्स कितने के थे? हमारे पास डेटर्स कितने के थे? सामने दिए हुए हैं 4 लाख, 4 लाख के डेटर्स थे एंड इसमें से फर्दर बैलेंस माइनस करने हैं। हमें निकालनी क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4 लाख माइनस 50,000। जो ये वैल्यू आपकी आएगी इसका निकालेंगे 5%, मींस 3,50,000 का 5% निकालेंगे तो 17,500 आपका आएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। ये ऐसे निकालनी पड़ती है। अगर सम में लिखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹17,500, फिर जितने खत्म हो, अमाउंट ही आ गई हमारे पास। हमने तो अमाउंट ही यहाँ ट्रीट करनी है ना। बहुत कम चांसेस हैं कि अमाउंट आपको दी गई है ना। अगर दी गई होगी तो ठीक है, हमने अमाउंट नहीं सीखनी, अमाउंट तो निकालनी ही है, हमने निकाल के ट्रीटमेंट तो सेम ही रहती है। उसके बाद आती है थर्ड आपकी जो है, दैट इज द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये बाद में निकालना है, मींस सबके बाद निकालना है, ठीक है। ये निकालने, ये किस पे निकालते हैं? ये भी डेटर्स के ऊपर निकालते हैं, लेकिन ये निकालने के लिए डेटर्स में से 2 चीजें माइनस करते हैं। प्रोविजन निकालने के लिए एक चीज माइनस की थी, डेटर्स में से डबल लगाई परसेंटेज। ये निकालने के लिए डेटर्स में से 2 माइनस करते हैं। Yes, बिल्कुल ठीक है बच्चे। डेटर्स में से 4 लाख में से एक फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दिए और एक प्रोविजन, कौन सी प्रोविजन? कौन सी प्रोविजन? कौन सी प्रोविजन? अरे चेंज कर लो आंसर को, कौन सी प्रोविजन? न्यू प्रोविजन। याद है हम न्यू और ओल्ड का डिफर कर रहे थे ना। ओल्ड कौन सी होती है? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती है, उसको नहीं कुछ करना है आपने। जो बाहर दी हुई है वो वाली जो हमने निकाली है, 50,000 माइनस कर देंगे, 17,500 माइनस कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे परसेंटेज। कितनी परसेंटेज है उसकी? 2%। तो ये आपका आया 353,500। इसको माइनस करके 6,650, 332,500 दोनों माइनस करके आए। इसका 2% लगाया 6,650। हमारे पास अब 3 अमाउंट्स, फर्दर बैड डेट्स 50,000, न्यू प्रोविजन 17,500, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 66,650। ट्रीटमेंट P&L डेबिट साइड, ये देखिए इसकी भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड। एक ट्रीटमेंट, दूसरी ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में जाके डेटर से माइनस 50 माइनस 17,500 माइनस 66,650 माइनस, ये वाली फिगर आपकी है वो बाहर आ जाएगी। डन। निकालने का भी अलग अलग, ट्रीटमेंट सेम। आधा आपका आंसर तो वैसे क्लियर हो गया, ट्रीटमेंट सेम एक बार याद करनी पड़ेगी, ठीक। निकालने के लिए सीक्वेंस हो सकता है सम में आपको बोला हो पहली एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2% ऑन डेटर्स, ठीक। देन बोला हो आपको उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और बाद में कहीं कहा हो फर्दर बैड डेट्स 50,000। तो पहले ट्रीटमेंट कौन सी होनी है? सीक्वेंस नहीं आपने सीखना, सीक्वेंस यही रहेगा। पहले फर्दर बैड डेट्स ट्रीट करने हैं, उसके बाद आपने डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन निकालनी है, उसके बाद आपने डिस्काउंट की निकालनी है। रीजन क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस करने हैं फर्दर बैड डेट्स, और यहाँ पे फर्दर भी करने हैं और न्यू भी करनी है। अगर हम ये पहले निकाल देंगे तो यहाँ कैसे माइनस करेंगे? ये नहीं निकालेंगे, ठीक है। सीक्वेंस आपका यही फॉलो रहेगा। And last adjustment is investments were made on 1st July 19 and no interest has been received so far. मैंने पहले भी बताया, हमने पहले भी एडजस्टमेंट करी जिसमें बैंक लोन वाला पॉइंट था 8% बैंक लोन was taken on this date and no interest has been paid so far because we are supposed to pay interest on bank loan.
एंड सपोज वी हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के शेयर ले लिए हैं, यहाँ तो इंटरेस्ट की बात हो रही है, डिवेंचर्स किसी कंपनी के परचेज कर लिए हैं, किसी को लोन दे दिया है, कुछ भी किया, उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा, दैट विल बी इनकम फॉर अस, इनकम होगी ना, ठीक है। बट ही सेज नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट। जो पहले से कैलकुलेट कर ले बनता कितना है, कितने की इन्वेस्टमेंट थी, रेट क्या था उसका, टाइम पीरियड कितना बनता है, टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक, डेट ऑफ परचेज से लेकर जब से करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर तक। एंड ऑफ द ईयर में जब हम बना रहे हैं बुक्स में, और सब में आपको डेट दी होगी, यहाँ भी दी हुई है 31 मार्च 2020। इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ऑन 1 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करते हैं, तो 9 मंथ्स हैं। और फार्मूला हमारे पास मोस्टली एक ही है, चाहे निकालनी हो डेप्रिसिएशन, चाहे निकालना हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट चार्जेस। कौन सा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला जो हमने क्लास 4-5 में कहीं किया, वो PRT अपॉन इंटरेस्ट, ये करते थे ना। पी हेयर पी, बस पी की वैल्यू नहीं होती रहेगी। लोन वाले में लोन बन जाएगा पी, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, डेप्रिसिएशन में एसेट बन जाएगी, है ना। यहाँ पी क्या है, इन्वेस्टमेंट, कितनी है वो 5 लाख इनटू आर 6%, ये आपको दिया होगा सामने, इनटू टाइम पीरियड इनटू 9, चलेगा। अगर ना करें 12 तो क्या होगा, गलत तो हो जाएगा, यस, वो 9 इयर्स का हो जाएगा, वो 9 इयर्स का हो जाएगा। 9 मंथ्स का करना है तो 9/12 करना पड़ेगा। ये आपका आ गया 22,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम व्हिच इज पोस्टेड टू द डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट, करेक्ट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आ गई, निकाली हुई है ना। एंड सेकंड ट्रीटमेंट asset side of balance sheet, see asset side of balance sheet, accrued interest on investment 22,500, ये आपकी ट्रीटमेंट रहेगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट आप मैच कर लेना तो कंप्लीट। नेक्स्ट इज सम नंबर 11, ये सम कौन पड़ेगा, 11 सम रोल नंबर 41 है क्लास में, पढ़ लीजिए। अमाउंट्स भी पढ़नी है आपने, आइटम्स भी पढ़नी है, ठीक है। From the following trial balance of shoe book, prepare final accounts for the year ended 21st March 2019 and balance sheet as at that date. Land and building purchases adjusted, stock, returns inward, returns outward. एक सेकंड वेट करना बेटा। पुरानी बुक है आपके पास, इसमें नई बुक में रिटर्न्स नहीं है, हम नई बुक के हिसाब से, नई बुक किसके पास है, पढ़ दीजिए बेटा आप सब, इसमें रिटर्न वाला पॉइंट है, ठीक है। Land building purchases adjusted, stock, wages, salaries, office expenses, carriage inwards, carriage outwards, discount allowed, discount received, bad debts, sale, capital account, Chatterjee's loan account, insurance, commission, plant and machinery, furniture and fixtures, bill receivable, sundry debtors, sundry creditors, cash at bank, office equipment, bill payable, expenses payable. जस्ट मैं बताता हूँ अपने आप, इसमें जो पॉइंट्स है ना, एक आइटम नंबर 2 परचेजेस एडजस्टेड, ये कौन बताएगा मेरे को, ये आपने किया हुआ है प्रोजेक्ट आपका 2-3 समझ में आया प्रीवियस चैप्टर में, क्या करोगे इसको, आपको लास्ट हुआ है बेटा, बताओगे आप एडजस्टेड परचेजेस का क्या करना है फाइनल अकाउंट्स में। नहीं, एडजस्टेड परचेजेस में बोल तो रहा हूँ, एडजस्टेड परचेजेस इसको बुक से देखने क्या, एडजस्टेड परचेजेस आपने चैप्टर पिछला किया, वहाँ कम से कम 3 सम्स में ही आया था, कम से कम 3 सम्स में, देखने से नहीं कुछ होना है बेटे। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, परचेजेस एडजस्टेड दी हुई है, ऐसा हो तो क्या करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, सिमिलर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, यस, देन फिर क्या होगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में क्लोजिंग। व्हेन एडजस्टेड परचेजेस गुड, व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन, इन दैट केस आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा, और जो स्टॉक दिया होगा वो क्लोजिंग दिया होगा, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक आपको
ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता था एज एन एडजस्टमेंट। जब आपको एडजस्टेड परचेजेस दी गई ना, फिर क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो एडजस्ट हुआ पड़ा है, मीन्स वो आपको अंदर दिया होगा, वो उसको एडजस्टमेंट नहीं आपने ट्रीट करना, कहने का मतलब ये, ठीक है। एंड इन दैट केस जब परचेजेस एडजस्टेड दी हुई हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे, सिर्फ परचेज आएगी। परचेज आएगी, सेल आएगी, एक्सपेंसेस आएंगे डायरेक्ट वाली, वो तो आने ही। ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, क्लोजिंग भी नहीं आएगा। क्लोजिंग फिर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक देन इन दैट केस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एडजस्टमेंट। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है? एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, हम क्या करते हैं? ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, वही बन रही है, एडजस्टेड परचेजेस ही बन रही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस हो रहा है ना, जो दूसरी साइड आ गया माइनस हो गया, जो अपनी साइड आएगा प्लस होएगा। दिस प्लस दिस माइनस दिस हो रहा है। उसने कहा कि पहले ही हम कर चुके हैं, मीन ओपनिंग स्टॉक पहले ऐड कर चुके हैं, हम क्लोजिंग लेस कर चुके हैं, इट मीन ना ये आएगा ना ये आएगा, सीधी परचेज ही आ जाएगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ठीक है, सीधी परचेज आ जाएगी। उस केस में क्लोजिंग स्टॉक फिर दोबारा जो बैलेंस शीट में आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, ट्रेडिंग में ही आएगा। ट्रेडिंग में क्या बच जाएगा? इधर सेल, इधर परचेज एडजस्टेड वाली एंड देन एक्सपेंसेस डायरेक्ट, उसके बाद आपका जीपी। हमें क्लियर? ठीक। देन है आपका ये पॉइंट था इसमें। एक आपका पॉइंट था लास्ट, आपको आइटम दी हुई है एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो जनरली आपको सम के बाहर दिए होते हैं एज एन एडजस्टमेंट। बट अगर वो अंदर दे दिए गए एज एन एडजस्टमेंट नहीं, अंदर तो वो एडजस्टमेंट नहीं है वो, देन इट विल बी देयर ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। इसको आपने फिर ऐड नहीं करना है ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में, ऐड नहीं करना है इसको, ठीक है। इसको आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देना है, ठीक है। वैसे हमने आज तक क्या पढ़ा? इसको एज एन एडजस्टमेंट पढ़ा और 2 बार ट्रीट किया, लेकिन ये जब अंदर दिए हुए हैं then the expenses will not be treated as an adjustment, means these will not be treated twice but only once, and once where balance sheet liability side, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हो अंदर, एडजस्टमेंट नहीं, अंदर दिए हो, बैलेंस शीट में एसेट साइड भी आ जाएगी। समझ आ रही है बात? वैसे हमने पढ़ी एडजस्टमेंट, यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, पढ़ा कहाँ है? एज एन एडजस्टमेंट। अंदर दिया हो तो एक बारी, अब एक बारी कहाँ? बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बारी अंदर दिया हुआ है, एक बारी कहाँ? लायबिलिटी बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड बैलेंस शीट। ऐसी चीज़ें जो है एडजस्टमेंट्स, लेकिन उसको हम अंदर अगर सम में आ गया तो वो एक बारी आएंगी। पढ़ी हमने 2 बारी में हुई है वो, उन 2 में से एक बार कहाँ पे आएंगी? वो आपकी बुक में पेज नंबर 19.55, मैं नई बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये जो पुरानी बुक्स है ना, जहाँ से सम स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ से 3-4 पेज पीछे आप जाइए, मिल जाएगा। नई बुक में 19.55 ऐसे कहीं दिया हुआ, ऐसे करके ये लिखा हुआ है ना, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। हमने उसको पढ़ा, एडजस्टमेंट हुआ है बट वो ट्रायल बैलेंस में दे दी गई, तो क्या करोगे आप? लिखा कहीं क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, शो इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एन एसेट लिखा हुआ। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग का भी है, प्रीपेड का भी है, क्रूड का है, एडवांस का है, डेप्रिसिएशन, ये वो चीज़ें हैं अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगी फिर वो 2 बार नहीं आएंगी, फिर वो एक बार ही आएंगी। एक्सपेंसेस पेएबल आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक। कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसको सारे को याद ही करते रह जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जब टीचर क्लास में हाईलाइट करते हैं ना, कुछ लगता है अपने एग्जाम में यही आ जाएगा शायद। अगर यहाँ से जो आने वाला भी होगा ना, अगर सपोज, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ तक के लिमिटेड है। वो था, इसको हार्ड मत ले लो, है ना, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बाकी के सम छोड़ दो, जो मेन करने वाली इसी को पकड़ के बैठ जाओ। वो पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, और आएगा भी 1 नंबर के आएगा, 1-2 का ही इफेक्ट करेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। ज़्यादा मेन सम पे ही कंसंट्रेट करना। देन कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स, ही सेज फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग
प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर फिक्सचर। क्या करोगे इसको? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड देन एसेट साइड बैलेंस शीट में जाके माइनस फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्टिव एसेट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस। और क्लियर हो रहा है आपको? क्या क्लियर हो रहा है आपको? क्या बोला मैंने अभी? किसकी बात कही मैंने एडजस्टमेंट की? क्योंकि बुक तो बंद है बेटा आपकी, क्योंकि वो तो आप देख लीजिए। होपफुली आपको ये भी नहीं पता होगा मैंने एडजस्टमेंट कौन सी बोली है। कोई आप 4 नेम ले लीजिए एडजस्टमेंट मैंने बोली है आज। एडजस्टमेंट के सिर्फ नेम, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ 4 नेम्स आपने बताने हैं मेरे को जो मैंने बोले। बता सकते हो आप? फिर क्लियर क्या हो रहा है आप? मैंने क्लियर हो रहा है, कहता हाँ जी क्लियर हो रहा है। नाम नहीं याद है मुझे एडजस्टमेंट की, लेकिन क्लियर सारा हो रहा है। बताने नहीं है, ये भी बताने नहीं, मैंने किसी चल जाएगा पता, किसी और चल जाएगा पता, मैंने बताना नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, सिर्फ मैंने नाम पूछे आपसे 4 एडजस्टमेंट की। चलो आज वाले छोड़ो, थ्रू आउट जितना बताया उसमें से कोई 4 बता दीजिए, कोई 4 एडजस्टमेंट को क्लियर पता है? तो पता होनी चाहिए, सिर्फ नेम पूछ रहा हूँ। सम्स कैसे कर रहे हो आप लिख लीजिए। ओके, सो दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट बैलेंस शीट में एंड डेबिट साइड ऑफ P&L। सेकंड इज क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन डेटर्स। क्या है? इट इज न्यू प्रोविजन, है ना। और किस पे लगानी है? माइनस क्या करना है डेटर में से पहले? कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? फर्दर दिए, अगर फर्दर दिए होते तो माइनस करते। यहाँ पे डेटर्स हैं हमारे पास ₹40,000 के दिए हुए हैं ना, तो 40 का 2% निकाल के डेबिट साइड ऑफ P&L बैलेंस शीट में डेटर्स के माइनस। सिंपल है यार। देन ही सेज इंश्योरेंस इंक्लूड्स ₹250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। दिस इज विच एडजस्टमेंट? प्रीपेड एक्सपेंसेस वाली। अपने डेबिट साइड P&L अकाउंट माइनस एंड बैलेंस शीट में एसेट्स। प्रोवाइड सैलरी टू शुभू। हु इज दिस शुभू? जिसका बिजनेसमैन का नेम है शुभू। पढ़ा आपने सब ऊपर पहले अभी लिखा था ना, ट्रायल बैलेंस ऑफ शुभू। तो बिजनेसमैन अपने आप को सैलरी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा होगा, है ना। आप काम कर रहा है, अपने आप को सैलरी दे रहा है, उससे क्या हो रहा है? बिजनेस को टैक्सेस कम पड़ रहे हैं, इनकम कम शो हो रही है, टैक्सेस कम पड़ रहे होंगे। ठीक है, डन। तो शुभू जो है वो सैलरी दे रहा है, ये भी आपने एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी ही ट्रीट कर रही है, ठीक। लेकिन इसको सैलरी में ऐड कहे मत करना। कर भी दोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है तो वो भी सैलरी, लेकिन बिजनेसमैन की सैलरी को हम अलग दिखाएंगे, ठीक। इसको लेना आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपने अलग से लिख देना है। तो शुभूज सैलरी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देना है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ही, इसको ऐड कर देना, क्योंकि ये एम्प्लॉइज की सैलरीज की बात कर रहा है। और जब तो सैलरीज दी हुई है सब में 39,000 की, उसमें आप ऐड कर दोगे 11,500, और ये भी आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। बैलेंस शीट में 2 सैलरीज लायबिलिटी में आएंगी, एक शुभू की, एक पैसे आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे एक सैलरी ऐड हो जाएगी 11,500 वाली, शुभू की अलग से लिख देना आउटस्टैंडिंग या प्रोविजन फॉर सैलरीज ऑफ शुभू, ऐसे करके। कैपिटल में क्यों एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में भी कर सकते हैं, मिल तो जाएगा ही उसको, वहाँ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसमें से माइनस करेंगे? किसमें से? कैपिटल से। नहीं, प्लस करेंगे बेटा। अगर हम लायबिलिटीज में लिख रहे हैं तो कैपिटल प्लस करेगा तो आंसर आएगा, माइनस प्लस करना पड़ेगा। देन है आपका लास्ट पॉइंट, जिसमें नया पॉइंट है। ही सेज 10% ऑफ फाइनल प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। रिजर्व्स यू नो आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। कहता है बिजनेस को जितना प्रॉफिट हुआ उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, यही कहा उसने। अब इसे करना कैसे है? आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, बाद में आपने जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टार्ट किया उसमें आपने आइटम सारी आपने डाल देंगे, इधर की ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम्स की, इधर के सारे एक्सपेंसेस ये डाल दिए, ठीक है। एक रिजर्व भी डालना, बस रिजर्व भी डालना, बिकॉज रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट्स होने चाहिए, है ना। यहाँ तक आपने सब कैलकुलेट कर लेना अपना। इसको प्लस किया, सपोज ये है ₹100,
इसको प्लस किया, ये आया सपोज ₹70। अभी रिजर्व रहता है हमारा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व? 30 है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व इज इक्वल टू 100 माइनस 70 30। वो कहता है इस 30 रुपीज का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व? 3 रुपीज। 30 रुपीज का 10% 3। अब आप यहाँ पे दोबारा जाओगे, यहाँ आप लिखोगे टू रिजर्व ₹3। कैसे आया ये आपने यहाँ बताना है। हेडिंग देके रिजर्व्स, नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व 100 माइनस 70 30, रिजर्व इज इक्वल टू 30 इंटू 10% 3। ये 3 लिख दिया। जो बाकी का बच गया दैट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 27। कितना बाकी बच गया? 27। ये आ जाएगा आपका। एंड देन दिस रिजर्व, एक बार ये प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे, एक बार ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। ठीक है ये बात? ठीक है, इससे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और यहाँ पे इसने आपको आंसर में दिया हुआ है हिंट में, अगर आप देखो तो नंबर 3 आपकी हेल्प करने के लिए, प्रॉफिट बिफोर रिजर्व इज 29650, उसका 10% हम निकालेंगे, रिजर्व आ जाएगा 2965। ठीक, ये आपका सम नंबर 11 है।